प्रॉमिसिंग यंग वुमन एक डार्क थ्रिलर फिल्म है जिसका अंदाजा आप इस फिल्म के पोस्टर से नहीं लगा सकते हैं। पूरे टाइम फिल्म अपने पेस को मेंटेन करती है और ख़त्म होते होते इतनी डार्क हो जाती है कि बहुत समय तक आपके दिमाग में इसकी छाप बनी रहती है और यही बात इस फिल्म को यूनिक बनाती है। इस फिल्म को एमराल्ड लिली फेनेल ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के मेन लीड में है कैरी हाना मुलिगन, जिसने मेन प्रोटैगनिस्ट कैसेंड्रा थॉमस या कैसी का किरदार निभाया है। ये कहानी कैसी नाम की एक यंग वुमेन की है जो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी और जो चाहती वो अपने करियर में अचीव कर सकती थी, लेकिन अब वो एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है और बिल्कुल एवरेज सी ज़िंदगी जीती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स बनाए, डेट पर जाए और ऐसी ज़िंदगी जिए जैसे कि उसकी उम्र में कोई भी लड़की जीना चाहती है। वो कॉफ़ी शॉप में इसलिए काम नहीं करती है कि उसके माँ बाप गरीब हैं या उसका खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ इसलिए काम करती है क्योंकि वो अंदर से उदास है और तड़क भड़क वाली ज़िंदगी से दूर रहना चाहती है। एक तरह से वो खुद को बर्बाद कर रही है। उसके माता पिता उससे अक्सर ये पूछते हैं कि वो उस कॉफ़ी शॉप में क्यों काम करती है। उसे कुछ और काम करना चाहिए जो उसके एजुकेशन के हिसाब से ठीक हो। यहाँ तक कि कॉफ़ी शॉप की मालकिन भी केसी के डिप्रेसिंग बिहेवियर को देखकर उससे कहती है कि अगर उसके द्वारा उसे कॉफ़ी शॉप से निकाल दिए जाने पर वो डिप्रेस्ड जिंदगी जीना छोड़ दे तो वो उसे अभी काम से निकाल देगी। केसी के इस डिप्रेसिंग बिहेवियर की जड़ आज से 7 साल पहले उसके जीवन में पड़ी थी, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेडिकल कॉलेज में केसी के साथ नीना फॉस्टर नाम की एक लड़की भी पढ़ा करती थी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही होशियार लड़की थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए केसी और नीना के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों अक्सर साथ में रहते हैं। एक दिन कॉलेज पार्टी में जब सब लोग शराब के नशे में होते हैं, उसके क्लास फ्रेंड्स नीना फॉस्टर के शराब के नशे में होने का फायदा उठाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। बाद में जब इस बात का कंप्लेन किया जाता है तो ना तो कॉलेज की डीन उस पर कोई एक्शन लेती है और ना ही उस पार्टी में मौजूद कोई भी स्टूडेंट जो उस समय वहां मौजूद होता है उन लड़कों के खिलाफ गवाही देता है। सभी उस मामले को रफा दफा करने के फिराक में है। चूंकि नीना तब नशे में थी और उसके साथ रेप करने वाले लड़कों को ठीक से याद नहीं कर सकती थी, इसलिए ये मामला कोर्ट में नहीं टिक पाता है और सभी आरोपी बिना सजा के बच निकलते हैं। लेकिन नीना की जिंदगी में अब सब पहले जैसा नहीं रह जाता है। कॉलेज में उसकी बदनामी होती है, उस पर फप्तियां कसी जाती है, कॉलेज में उसकी रैंकिंग भी गिर जाती है, उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। वो अंदर से इतनी टूट जाती है कि एक दिन आत्महत्या कर लेती है। केसी ने अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड नीना को इस तरह अपनी आंखों के सामने टूटते हुए और बिखरते हुए देखा है। जब नीना आत्महत्या कर लेती है तो केसी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अकेली महसूस करती है। उसका जीवन जैसे गिल्ट से भर जाता है। उसे लगता है कि उस दिन जब नीना का रेप हुआ, अगर वो वहाँ मौजूद होती तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। इस घटना के बाद केसी की पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है और अब वो एक गिल्ट भरी जिंदगी जीती है। उसे किसी भी चीज में मन नहीं लगता है और वो हमेशा ये सोचती है कि अगर वो तब उसके साथ होती तो नीना आज जिंदा होती। केसी की जिंदगी केवल उदास नहीं है, वो अपनी जिंदगी को खतरे में भी डाल रही है। वो हर वीकेंड सज धज कर किसी पब या बार में जाती है और ये नाटक करती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है और अपने आपे में नहीं है। जब उसे ड्रंक देखकर कोई सो कॉल्ड नाइस गाय उसकी मदद करता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तब वो अचानक से उनके सामने पूरे होशो हवास में आ जाती है और अगला जब उसके इस बर्ताव से भौचक्का हो जाता है तो वो उन्हें शर्मिंदा करती है। आज तक उसने ऐसा बहुत बार किया है। उसके अनुसार हर बार कोई ना कोई नाइस गाय उसकी मदद करने के बहाने उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने जेन्युइनली उसकी मदद की हो और हर बार वो उन्हें शर्मिंदा करती है। लेकिन ऐसा करने पर वो हर बार अपने जान को खतरे में भी डालती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि कोई भी सो कॉल्ड नाइस गाय किसी ड्रंक लड़की का फायदा उठाने से पहले बार बार सोचे। वो एक मिसाल कायम करना चाहती है। ऐसा करके उसे सुकून मिलता है। उसे लगता है कि भले ही वो उस दिन अपनी फ्रेंड नीना की मदद ना कर सकी हो, लेकिन अब ऐसा करके वो कई लड़कियों को नीना की तरह विक्टिम बनने से बचा सकती है। उसकी जिंदगी इसी तरह एक रूटीन में चल रही है। वो कॉफी शॉप में एक बेकार सी नौकरी करती है
और वीकेंड में किसी न किसी सो कॉल्ड नाइस गाय को एक्सपोज करती है। एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब कॉफी शॉप में रायन कूपर नाम का एक लड़का कॉफी पीने आता है। रायन कभी केसी का क्लास फ्रेंड हुआ करता था। वो केसी को पहचान लेता है। दोनों मेडिकल कॉलेज में एक ही बैच में थे। रायन अब पीडियाट्रिक सर्जन है जो बच्चों की डिलीवरी का एक्सपर्ट है। रायन ये बात जानकर हैरान है कि वो इस स्टूपिड से कॉफी शॉप में काम करती है। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी और जो चाहती थी बन सकती थी। हालांकि कई दिनों बाद अपने किसी कॉलेज फ्रेंड से मिलना और उसे ये एहसास दिलाना कि उसे कोई अच्छा काम करना चाहिए, ये अपने आप में मोरली ठीक नहीं है। सो केसी स्पिट इन हिज कॉफी, लेकिन इसके बावजूद रायन केसी को डेट के लिए अप्रोच करता है। शुरू में तो केसी उसे ना कहती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है, वो उससे डेट के लिए राजी हो जाती है। एक दिन रायन केसी को पुराने कॉलेज बैचमेट्स के बारे में बतलाता है। वे सभी उसके सोशल मीडिया ग्रुप में हैं। वो बातों ही बातों में केसी की पुरानी क्लास फ्रेंड मेडिसन मैकफी के बारे में बतलाता है, जिसने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है। रायन एलेक्जेंडर मनरो या अल मनरो के बारे में भी बतलाता है कि वो एक कामयाब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और एक बिकनी मॉडल से शादी करने वाला है, और कैसे उसने उस मॉडल के नाम की टैटू बनवाकर उसे प्रपोज किया था। आज से 7 साल पहले ये अल मनरो और उसके दोस्त ही थे जिन्होंने नीना फोस्टर के साथ रेप किया था, लेकिन इसके बावजूद वे बच निकले और आज एक कामयाब जिंदगी जी रहे हैं। मेडिसन मैकफी वो लड़की है जो कभी केसी और नीना की फ्रेंड हुआ करती थी, और जब नीना का रेप हुआ था उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। जब केसी के दिमाग में ये पुरानी यादें ताजा होती है, वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो अंदर से चाहती है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो और सजा मिले। इसलिए वो इंटरनेट पर मेडिसन को ढूंढती है और डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। तब वो बातों ही बातों में उससे नीना के बारे में बात करती है, लेकिन जैसा कि केसी ने सोचा था कि ये लोग अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वैसा ही होता है। मेडिसन ऐसा ही करती है। वो नीना के रेप के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराती है, जैसे लड़की का नशे में होना एक तरह से रेप का निमंत्रण है। तब केसी मेडिसन को खूब शराब पिलाती है, और जब वो होश खो देती है, केसी के कहने पर एक आदमी मेडिसन को अपने कमरे में ले जाता है। हालांकि वो उसके साथ कुछ नहीं करता है, पर जब तक मेडिसन को होश नहीं आ जाता है, वो अनजान आदमी उसी के साथ उस कमरे में रहता है। केसी ने उस आदमी को ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। जब मेडिसन को होश आता है, उसे लगता है कि उसने नशे में एक आदमी से रिलेशन बना लिए हैं, और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसे अपने ऊपर घिन आने लगती है। उसे अपने रिलेशन के खत्म हो जाने का डर भी लगने लगता है कि कहीं ये बात उसके पति को पता न चल जाए। बाद में जब केसी उसे बतलाती है कि उस आदमी ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, वो उससे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि ठीक ऐसा ही तब नीना को भी लगा था जब वो नशे में थी, और इसका फायदा उठाकर अल मनरो ने अपने दोस्तों के सामने उसका रेप किया था। कुछ दिनों बाद मेडिसन केसी को एक वीडियो फाइल देती है जो नीना के रेप के समय रिकॉर्ड किया गया था। इसे जो नाम के एक लड़के ने रिकॉर्ड किया था, और ये उस एमएमएस का एक्सटेंडेड वर्जन है जो तब कॉलेज में सर्कुलेट किया गया था। इस वीडियो में नीना के साथ कई और चेहरे भी दिख रहे हैं। जब केसी ये वीडियो फाइल देखता है तो उसे एक झटका लगता है, क्योंकि उस फुटेज में रायन कूपर की भी शक्ल दिख रही है, जो नीना के रेप के टाइम वहां मौजूद था और तमाशा देखकर चीयर्स कर रहा था। शुरू में जब केसी ने नीना के बारे में रायन से बात की थी, तो उसने ऐसा बर्ताव किया था जैसे वो किसी नीना को जानता ही ना हो, जैसे उसे नीना याद ही ना हो। वीडियो में उसके होने से ये साफ है कि वो केसी से झूठ बोल रहा था। केसी अब कॉलेज की डीन से बदला लेना चाहती है, जिसने नीना वाले मामले में लड़कों का पक्ष लिया था। डीन के हिसाब से ऐसी बातें कॉलेज में होती रहती हैं, और ऐसी मामूली बातों में स्टूडेंट्स को खींचकर उनका फ्यूचर नहीं बर्बाद होने देना चाहिए। केसी डीन की बेटी को उसके स्कूल के पास से एड्रेस पूछने के बहाने पिकअप करती है और उसे बतलाती है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और वीडियो शूट के लिए एक म्यूजिक बैंड के मेंबर्स के मेकअप के लिए जा रही है। जब डीन की बेटी बैंड का नाम देखती है तो वो बैंड मेंबर्स से मिलने के लिए उससे जिद करने लगती है, क्योंकि वो उसका फेवरेट बैंड है। केसी इस शर्त पर कि वो डीन की बेटी को म्यूजिक बैंड के मेंबर्स से मिलवाएगी, बशर्ते उसे अपना फोन यहीं पर छोड़ना होगा कि वो इस बारे में कोई सोशल मीडिया पोस्ट न कर दे।
तब डीन की बेटी अपना फोन केसी के पास ही छोड़ देती है। तब केसी डीन की बेटी को एक रेस्टोरेंट में उनके फेवरेट म्यूजिक बैंड का इंतजार करने के लिए कहती है और उसका फोन लेकर डीन के ऑफिस चली जाती है। वो डीन से ये कहकर मिलती है कि वो फिर से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करना चाहती है। जब डीन उससे पूछती है कि उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी थी, तो वो नीना वाले मामले के बारे में उससे बतलाती है। पर दुख की बात तो ये है कि डीन को नीना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जैसे उसका कॉलेज छोड़कर जाना और आत्महत्या कर लेना उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता हो। जब केसी उसे नीना के पूरे केस के बारे में याद दिलाती है तो भी वो कहती है कि कॉलेज में ऐसी बातें होती रहती हैं और एक ड्रंक लड़की के बयान पर कैसे यकीन किया जा सकता है। उसके हिसाब से ये पूरा मामला इसने कहा उसने कहा वाला मामला था। तब केसी डीन को कहती है कि उसने उसकी बेटी को स्कूल से पिकअप किया और उसे कुछ लड़कों से इंट्रोड्यूस कराया और वो उन लड़कों के साथ नशे में उनके कमरे में मौजूद है। वो कहती है कि ये वही कमरा है जहां नीना का रेप हुआ था। वो कहती है कि वहां वे लड़के अच्छे से उसकी बेटी का केयर कर रहे होंगे। डीन इस बात से परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन केसी के पास होता है। डीन शुरू में तो केसी के ऊपर चिल्लाती है, पर बाद में केसी के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगती है क्योंकि ये उसकी बेटी का सवाल है। अब उसे कॉलेज में तो ऐसी बातें होती रहती है, ऐसी फीलिंग नहीं आती है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसे तब नीना की मदद करनी चाहिए थी, उसकी कंप्लेंट सुननी चाहिए थी। बाद में केसी डीन को बतलाती है कि उसने उसकी बेटी को किसी के कमरे में नहीं छोड़ा है, वो सेफ है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने फेवरेट बैंड मेंबर्स का इंतजार कर रही है जो उससे मिलने कभी नहीं आने वाले हैं। जाते जाते वो डीन को कहती है कि तुम्हारी बेटी थोड़ी इडियट है, उसे फोन करके बतला दो कि उसके फेवरेट म्यूजिक सिंगर वहां उससे मिलने नहीं आने वाले हैं, नहीं तो वो वहां बैठी रहेगी। और वो डीन को उस रेस्टोरेंट का नाम भी बतला देती है। डीन को उसकी गलती का एहसास कराने के बाद केसी उस वकील के पास जाती है जो 7 साल पहले अल मनरो के लिए केस लड़ रहा था और उसने उसे हर एलिगेशन से बरी कराया था। इसी घटना के बाद नीना ने आत्महत्या कर ली थी। जैसा कि कोई भी नीना के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना चाहता है, केसी को ऐसा लगता है कि वकील को भी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा, इसलिए वो एक आदमी को पहले से हायर करके रखती है जो संभवतः केसी के उस वकील से मिल लिए जाने के बाद उस वकील को पीटने वाला है। पर जब केसी वकील के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि अब वो वकालत नहीं करता है, वो किसी तरह के साइकेट्रिक ट्रोमा में जी रहा है। उसे नींद नहीं आती है, वो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। उसने नीना जैसी कई लड़कियों के खिलाफ अभियुक्तों को बचाने का केस लड़ा है जो अब उसे हॉन्ट करती है। उसे अब उन बातों का पछतावा है। वो नीना को भूला नहीं है, उसे उसका नाम भी याद है। वकील की यह हालत देखकर केसी उसे माफ कर देती है और उस आदमी को वापस भेज देती है जिसे उसने वकील को पीटने के लिए हायर किया था। अब चूंकि रायन कूपर जिसके साथ वो करंटली डेट कर रही थी वो भी तब पार्टी में था जब नीना का रेप हुआ था, लेकिन तब उसने ना तो नीना की कोई मदद की थी और ना ही उसके पक्ष में कोई गवाही दी थी। इसके इतर वो वीडियो में इस घटना को सपोर्ट कर रहा है और चीयर्स कर रहा है। ऐसे में केसी उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। हालांकि वो अब केसी से कहता है कि उसे इस बात का अफसोस है, तब उसे उतनी समझ नहीं थी, वो तब टीनेजर था। रायन ने केसी को एक दफे बतलाया था कि अल मनरो की शादी होने वाली है और वो शादी से पहले एक बैचलर पार्टी थ्रो करने वाला है जहां कॉलेज के उसके कुछ दोस्त भी मौजूद होंगे। केसी रायन से अल मनरो के बैचलर पार्टी का एड्रेस पूछती है। हालांकि शुरू में रायन अल मनरो के बैचलर पार्टी का एड्रेस नहीं बतलाता है क्योंकि उसे केसी की चिंता होती है कि कहीं वो वहां जाकर खुद को खतरे में न डाल ले। रायन केसी के बारे में ये नहीं जानता है कि वो नीना के गुनहगारों से बदला ले रही है, एक तरह से उन्हें सबक सिखला रही है। जब रायन एड्रेस बतलाने से इनकार करता है तो केसी उसे धमकी देती है कि वो नीना के रेप वाला वीडियो उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को भेज देगी, जिसमें चीयर्स करते हुए उसकी भी तस्वीर है। तब उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मौजूद दूसरे लोग भी ये जान सकेंगे कि वो कितना बेहतरीन चाइल्ड डॉक्टर है। खुद के करियर को बचाने के लिए रायन उसे अल मनरो के बैचलर पार्टी का एड्रेस दे देता है। तब केसी अल मनरो की बैचलर पार्टी में एक स्ट्रिपर बनकर नर्स के ड्रेस में पहुंचती है। हालांकि अल मनरो ने कोई स्ट्रिपर नहीं बुलाया है, लेकिन उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने स्ट्रिपर हायर किया होगा। स्ट्रिपर देखकर अल मनरो के सभी दोस्त होश खो देते हैं। हालांकि अल मनरो इसके खिलाफ है। तभी केसी अल मनरो के कान में कहती है कि वो उसके साथ दूसरे कमरे में चले। अगर उसके दोस्तों को लगा कि मैंने तुम्हें खुश नहीं किया तो वो मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। केसी इस दौरान सबों को शराब भी पिलाती है
जिसमें नशीली दवा मिली हुई है। जब अल मनरो उसके साथ ऊपर के कमरे में जाता है, वो उसे हैंडकफ करती है और उसे अपना नाम नीना फिशर बतलाती है। नीना का नाम सुनते ही अल मनरो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हालांकि वो भी ये बात जानता है कि नीना मर चुकी है, पर वो डरा हुआ है। उसे लगता है कि उसके दोस्तों का ये कोई मजाक है। वो उससे अपने हाथ खोलने के लिए कहता है। मनरो अपने फ्रेंड्स को भी पुकारता है, पर उसकी आवाज अब कोई नहीं सुनने वाला है क्योंकि सभी बेहोश हो चुके हैं। तब केसी उससे नीना के बारे में पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, पर वो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसने तब कुछ गलत किया था। वो अपने टीनेजर और नासमझ होने की दुहाई देता है। हालांकि वो तब इतना बड़ा था कि रेप कर सकता था, पर उसे इसकी समझ नहीं थी। वाह क्या नाटक है। इसलिए वो अपने बैग से एक सर्जिकल नाइफ निकालती है और कहती है कि वो उसके पूरे शरीर में नीना फिशर का नाम लिखने वाली है, क्योंकि नीना फिशर को अब सब भूल चुके हैं। जब वे अल मनरो को देखेंगे तो उन्हें नीना का नाम याद आएगा, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले अल मनरो अपने एक हाथ को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और केसी के सर को तकिए से दबाने लगता है। वो उसके सर को तब तक तकिए से दबाए रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। फाइनली केसी का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका दोस्त जो और अल मनरो मिलकर केसी की लाश को उसी फार्म हाउस में जला देते हैं। जब केसी कुछ दिनों तक अपने घर नहीं आती है, उसके गार्जियन पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। तब पुलिस रायन से इस बारे में पूछताछ करती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो ये जानते हुए भी कि वो अल मनरो के बैचलर पार्टी में गई थी, इसके बाद से ही मिसिंग है, फिर भी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बतलाता है। वो इन सब पचड़ों से खुद को दूर रखना चाहता है, जैसा कि उसने नीना वाले केस में भी किया था। रायन असल में मोरली करप्ट और डरपोक आदमी है। उसकी जिंदगी केवल उसी तक सीमित है। वो जिससे प्यार करता है उसकी भी मदद नहीं कर सकता है। अब कुछ दिन बाद जब अल मनरो की शादी हो रही होती है और शादी में उसके सभी कॉलेज फ्रेंड्स मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग रायन कूपर, तभी रायन के फोन में केसी का मैसेज आता है। ये शेड्यूल्ड मैसेज है, यानी मैसेज पहले ही लिख दिया गया है, बस ये इस तारीख को डिलीवर हुआ है। मैसेज में उसे पार्टी एंजॉय करने की बात लिखी गई है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है और अल मनरो को केसी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार करती है। असल में केसी ने प्लान बी भी बनाया था। उसने सारे सबूत और उसका प्लान कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, इसके साथ नीना फिशर का ओल्ड रेप वीडियो, अल मनरो के पुराने वकील जिसने एक दफे नीना के केस में उसे बचाया था, जिससे केसी मिल चुकी है, उसके पास शेड्यूल्ड कुरियर करती है। चूंकि वकील का जमीर अब जाग चुका है, वकील पुलिस को ये सारी जानकारी दे देता है। तो पुलिस अल मनरो के बैचलर पार्टी वाले फार्म हाउस में पहुंचती है और फार्म हाउस खंगालने पर वहां पुलिस को केसी की जली हुई लाश मिलती है, जहां उसका लॉकेट भी है जो वो पहना करती थी, जिसमें आधा हार्ट बना हुआ था और उस पर नीना लिखा हुआ था। उस लॉकेट का आधा हिस्सा उसके कॉफी शॉप में मिलता है जहां वो काम करती थी। इस बात से साबित होता है कि फार्म में जली हुई लाश केसी की ही है, क्योंकि दोनों लॉकेट एक दूसरे के अधूरे हिस्से हैं और एक दूसरे से मिलाने पर पूरे हार्ट का शेप लेते हैं। पुलिस के लिए कंफर्म हो जाता है कि फार्म में जलाई गई लाश केसी की ही है और पुलिस अल मनरो के शादी के ही दिन उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जो वहां से भाग जाता है, पर पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। केसी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के मौत के गुनहगारों को तो सजा दिला दी, लेकिन इसके लिए उसे खुद मरना पड़ा। बाद में अल मनरो का दोस्त जो भी पकड़ा जाएगा, जिसने केसी की लाश जलाने में उसकी मदद की थी, वो क्राइम छुपाने का गुनहगार है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।